पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। भारत में जो लोक नीति निर्माण होता है वो उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको विस्तार से हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले दो क्वेश्चन हम और करवा रखे हैं लोक नीति निर्माण से संबंधित। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से लोक नीति का निर्माण किया जाता है। आज आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग इस चीज को नहीं पढ़े होंगे तो आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी भूमिका को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां सरकार का मूल दायित्व जनता के कल्याण और विकास के लिए नीतियां बनाना है। सरकार जो भारत है वो क्या है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक लोकतांत्रिक देश है ये, जहाँ सरकार का मूल दायित्व क्या है, तो जनता के कल्याण और विकास के लिए नीतियां बनाना। लोक नीति जिसको पब्लिक पॉलिसी भी बोलते हैं, कहीं पर अगर आप कहीं कहीं पर पब्लिक पॉलिसी भी लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप देखें कि पब्लिक पॉलिसी लिखा है मतलब वो लोक नीति ही है। वही कहा जा रहा है कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया केवल सरकार के निर्णय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें समाज की आवश्यकताएं, राजनीतिक दबाव, हित समूहों की मांगे, प्रशासनिक तंत्र की दक्षता और न्यायपालिका की व्याख्या सभी का योगदान होता है। क्या कहा गया, फिर से समझिए कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया केवल सरकार के निर्णय तक सीमित नहीं रहती। ये जो लोक नीति निर्माण है उसका प्रक्रिया सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं रहता। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार चाहा और लागू कर दिया, बल्कि इसमें समाज की आवश्यकताएं, समाज की क्या आवश्यकता है, समाज को क्या चाहिए ये होना चाहिए। राजनीतिक दबाव को भी देखना है। हित समूहों की मांगे, जो हित समूह है उसकी क्या मांग है, प्रशासनिक तंत्र की दक्षता और न्यायपालिका की व्याख्या, ये सारी चीज मिलती है तब जाकर के सभी का योगदान होता है और तब जाकर के लोक नीति निर्माण होता है। और इस चीज को हम लोग और डिटेल में समझेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में नीति निर्माण एक बहुस्तरीय और दीर्घ प्रक्रिया है। क्योंकि भारत जो है एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, इसके लिए नीति निर्माण एक बहुस्तरीय और दीर्घ प्रक्रिया है। क्योंकि अगर किसी समाज के लिए आप वो नीति निर्माण कर देते हैं, नीति बना, यहाँ पर हर दूसरे समाज में आपको विविधता मिलेगा, तो उस हिसाब से सब कुछ देख करके नीति निर्माण करना पड़ता है। तो ये हमारा एक मोटा मोटी भूमिका हो गया। मेन चीज हम लोग अब यहाँ से समझने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा एक भूमिका हो गया, इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे डिटेल में। जो यहाँ पर भूमिका में लिखा हुआ था 5-6 लाइन में, उसी चीज को हम लोग डिटेल में आप समझेंगे। क्या कहा जा रहा है कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया। अब यहाँ से समझेंगे कि भारत में लोक नीति निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से नीति निर्माण किया जाता है। पहला है समस्याओं की पहचान। पहला क्या है, तो समस्याओं की पहचान। कहां पर किस समाज में किस तरह की समस्या है उस चीज का पहले पहचान किया जाएगा। नीति निर्माण का पहला चरण समाज की उन समस्याओं की पहचान करना है जिनका समाधान आवश्यक है। नीति निर्माण का पहला चरण यही है कि समाज की उन समस्याओं की पहचान करना जिनका समाधान आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण के लिए बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, लैंगिक असमानता आदि। जहाँ पर लैंगिक असमानता का मतलब क्या है कि अगर बेटा ही बेटा हो रहा है, बेटी नहीं है, या फिर जहाँ पर बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो लैंगिक असमानता है, बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रदूषण है, इन सब चीजों को दूर करने के लिए जहाँ पर सबसे पहले जरूरी है समस्याओं को पहले पहचान करो, फिर उसको समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाओ। ठीक है, तो समस्याओं की पहली पहचान। क्या कहा गया कि नीति निर्माण का पहला चरण समाज की उन समस्याओं की पहचान करना है जिनका समाधान आवश्यक है। उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, लैंगिक असमानता। इन समस्याओं को पहचानने में जनता, मीडिया, हित समूह और प्रतिनिधि पूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो समस्या है इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए जो लोग हैं, जो अपने लोग हैं, मतलब जो जनता है, ठीक है, वो, या फिर जो मीडिया है, मीडिया क्या है, तो कहीं कहीं पर घूमते रहते हैं, बहुत जगह पर वो घूमते रहते हैं और लोगों को जमीन हकीकत पर चीजों को दिखाते हैं। सारे मीडिया वाले नहीं, जो कुछ अच्छे हैं वो लोग, ठीक है, बाकी तो वैसे ही है। जो हित समूह है, ठीक है, जो समाज के हित के बारे में सोचते हैं, जो हित समूह है, और जो जनप्रतिनिधि, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समस्याओं को पहचानने के लिए कि कहां पर किस समाज में किस तरह की समस्याएं हैं, उस चीज को पहचानने के लिए इतने सारे लोग लगते हैं। जनता हो गए, मीडिया वाले हो गए, हित समूह हो गए, या फिर जो जनप्रतिनिधि है, ये सारे लोग क्या करते हैं, तो समस्याओं को पहचान करते हैं। आगे जो दूसरे पॉइंट में होगा, दूसरा जो इसका प्रक्रिया है लोक नीति निर्माण हेतु एजेंडा तय करना।
नीति निर्माण हेतु एजेंडा तय करना, ठीक है। इसके बाद एजेंडा बनाया जाता है, एजेंडा तय किया जाता है। सभी समस्याओं को एक साथ हल करना संभव नहीं होता। और समस्या तो ऐसी नहीं है कि समाज में सिर्फ एक ही तरह का समस्या रहेगा, सो बहुत तरह का समस्या हो जाता है, तो सभी को एक ही बार में समाधान करना या फिर हल करना संभव नहीं होता। इसलिए सरकार प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ मुद्दों को चुनती है, और इसीलिए जो सरकार है वो प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ मुद्दों को चुनती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जैसे कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर लैंगिक असमानता है, या फिर कहीं पर बेरोजगारी है, कहीं पर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो पहले इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लोग वहां पर बीमारी से मर रहे हैं, वहां पर जो है मृत्यु दर ज्यादा हो जा रहा है, तो वहां पर सबसे पहले क्या जरूरी है, तो वहां पर स्वास्थ्य जरूरी है। तो प्राथमिकता के आधार पर कुछ मुद्दों को चुनती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य सुविधा सबसे पहले वहां पर कराया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है कि और उन्हें नीति निर्माण के एजेंडा में शामिल करती है, और उसके बाद उसको चुन करके नीति निर्माण के एजेंडा में शामिल करती है। जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल आदि। इस तरह से क्या है, तो एक एजेंडा बनाया जाता है और उसको शामिल किया जाता है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो नीति निर्माण हेतु एजेंडा तय करना, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसमें, नीति निर्माण करने की प्रक्रिया में। तीसरा पॉइंट है नीति का प्रारूपण। नीति का प्रारूपण, इस चरण में विशेषज्ञ, अधिकारी, योजनाकार और मंत्री मिलकर नीति का प्रारूप या फिर ड्राफ्ट बोल सकते हैं, तैयार करते हैं। मसौदा कह लीजिए, ठीक है, ड्राफ्ट कह लीजिए, प्रारूप कह लीजिए, मसौदा कह लीजिए, एक ही बात है। इसमें उपलब्ध संसाधन, लागत, लाभ और व्यवहारिक कठिनाइयों का अध्ययन किया जाता है। और ये सारे लोग क्या करते हैं, तो मिल करके इसमें जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी लागत लगे, जो भी लाभ या फिर जो व्यवहारिक कठिनाई है, उस चीज का ये अध्ययन करते हैं। अक्सर इसमें योजना आयोग या फिर नीति, ठीक है, ये जो इसमें योजना आयोग या फिर नीति आयोग, योजना आयोग या फिर नीति आयोग, विभिन्न मंत्रालय और संसदीय समितियां शामिल रहती हैं। क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है अक्सर योजना आयोग या फिर जो नीति आयोग है या फिर जो विभिन्न मंत्रालय या फिर संसदीय समितियां हैं, ये सारी शामिल रहती हैं नीति के प्रारूपण में। चौथा पॉइंट है नीति का अनुमोदन। नीति का अनुमोदन, इस चीज को समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, नीति का अनुमोदन, तैयार किए गए प्रारूप को सरकार द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। जो भी आपने प्रारूप तैयार किया, जो भी इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है, उसमें सरकार का अनुमोदित करना आवश्यक होता है, सरकार द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। अनुमोदित का मतलब क्या है, समर्थन पाना, ठीक है, सीधा सीधा समझिए, अनुमोदित का मतलब होता है समर्थन पाना। तो कैबिनेट, जो मंत्री परिषद होता है, उसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, संसद या विधानमंडल में बहस और अनुमोदन, यानी यदि आवश्यक हो तो वो होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कभी कभी राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति, कभी कभी राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति, क्योंकि औपचारिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति वैसे भी साइन करेंगे, अगर यहाँ से बिल पास हो जाता है तो वो साइन करेंगे, ठीक है। तो नीति का अनुमोदन करना जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट लिखा है, पांचवा जो इसका प्रक्रिया है वो है नीति का कार्यान्वयन। अब नीति को लागू किया जाएगा। नीति को धरातल पर उतारना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें नौकरशाही, विभिन्न सरकारी एजेंसियां, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय तथा कभी कभी निजी संस्थाएं व एनजीओ भी शामिल होती हैं। ये सारे क्या करते हैं, मिल करके नीति को धरातल पर उतारते हैं या फिर समाज पर लागू करते हैं। कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक संरचना और राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक होती है। जो कार्यान्वयन के लिए मतलब उसको लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन होना चाहिए, प्रशासनिक संरचना और राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये नीति का कार्यान्वयन हुआ। आगे समझते हैं, छठे पॉइंट में लिखा है, छठा जो इसका प्रक्रिया है नीति निर्माण का, वो है नीति का मूल्यांकन। अब नीति का मूल्यांकन होगा। किसी भी नीति की सफलता का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है कि आपने जो समाज पर लागू किया, जो भी नीति समाज के लिए बनाया, उसकी भलाई के लिए बनाया, उसका मूल्यांकन करना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि वो सही हुआ या फिर गलत हो रहा है। वही कहा जा रहा है कि किसी भी नीति की सफलता का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यह कार्य संसदीय समितियां, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसको बोलते हैं CAG, नीति आयोग, मीडिया और स्वतंत्र शोध संसाधन करते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, तो नीति का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन ये स्पष्ट करता है, मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि नीति कितनी सफल रही, किन सुधारों की आवश्यकता है। मूल्यांकन करने से पता चलता है कि नीति जो है कितना सफल रहा और किन सुधारों की आवश्यकता है। जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम लिखा, ठीक है, एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट दिया ही ना, अगर रिजल्ट मिले ही ना, तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या लिखे थे, नहीं लिखे थे, कितना सही लिखे, नहीं लिखे। इसलिए रिजल्ट जरूरी होता है। तो मूल्यांकन भी जरूरी है। अगर कोई काम आप करते हैं तो मूल्यांकन इसके लिए जरूरी है। डॉक्टर अगर आपको दवाई देके चल जाता है तो वो फिर चेक करने के लिए आता है। हॉस्पिटल में जब आप भर्ती हो जाते हैं
तो ऐसा नहीं कि अगर सलाइन चढ़ा के चल गया तो वो चला गया, सोने चल गया, ऐसा तो नहीं होता। वो आपको देखने के लिए आता है कि जो तबीयत है पेशेंट का वो कैसा है, सही सुधार हो रहा है या फिर कोई और दवाई जिसको जरूरत है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, नीति निर्माण में भी सेम चीज होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो महालेख है या फिर जो नियंत्रक है या फिर जो समितियां हैं, ये सब क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इससे ये पता चलता है कि नीति कितनी सफल रही और किन सुधारों की यहाँ पर आवश्यकता है। अगला जो इसका प्रक्रिया है वो नीति का संशोधन या समाप्ति। नीति का संशोधन या फिर समाप्ति, अगर जरूरत है तो उसमें संशोधन होगा, अगर जरूरत नहीं तो वो चलेगा। मूल्यांकन के आधार पर नीति में संशोधन किया जाता है ताकि बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुरूप उसे प्रभावी बनाया जा सके। क्या कहा जा रहा है कि जो मूल्यांकन के आधार पर नीति के संशोधन किया जाता है, मूल्यांकन के आधार पर नीति में संशोधन किया जाता है। अगर जरूरत है, मूल्यांकन में अगर पता चल रहा है कि सुधार कुछ करना चाहिए, आवश्यकता है, तो उसमें सुधार किया जाएगा ताकि बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुरूप उसे प्रभावी बनाया जा सके, ताकि जो बदल रहा है समय उसके अनुसार, उस परिस्थिति के अनुरूप उसे प्रभावी बनाया जा सके। जो नीति आपने बनाया उसको उस अनुरूप बनाया जा सके, इसलिए उसमें संशोधन जरूरी होता है। कभी कभी नीति को समाप्त भी कर दिया जाता है। कभी कभी क्या है, नीति को समाप्त भी कर दिया जाता है। कभी कभी क्या है, तो कुछ नीति को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि समाज की भलाई के लिए कोई नीति लाया गया, अब देख रहे हैं कि समाज उस चीज से ठीक है, चल रहा है, तो फिर उसको खत्म कर दिया। जैसे कि मान लीजिए वन चाइल्ड पॉलिसी, ये सब क्या है, तो एक नीति है। इससे क्या होगा, अगर देखा जा रहा है कि एक बच्चा रखते रखते क्या है कि बूढ़ा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 50-60 साल 100 साल के बाद आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ बूढ़ा ही उद्देश्य में ज्यादा हो जा रहा है। तो उससे क्या, उस नीति को हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक एक बच्चा रखते रखते ऐसा ना कि बूढ़ा ज्यादा हो जाएगा, बच्चा कम हो जाएगा, जवान कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, तो नीति को हटा दिया जाता है। वही कहा जा रहा है कभी कभी नीति को समाप्त भी कर दिया जाता है। जैसे कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम लोग उदाहरण को समझना चाहे कि भारत में जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसको उदाहरण से समझना चाहे तो उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में भी आप उदाहरण को लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण को आप लोग लिखेंगे कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण आप क्या देंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस चीज को आप उदाहरण में जरूर लिखेंगे। जैसे पहले की समस्या का पहले पहचान किया गया, समस्या का पहले पहचान हुआ कि पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 का था वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही, जो आज की समय का आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो समस्या का पहचान हो गया। अब एजेंडा सेटिंग होगा, एजेंडा लगाया जाएगा। उच्च शिक्षा और सरकार स्कूली शिक्षा में सुधार की मांग लंबे समय से उठ रही थी। यह एजेंडा था कि जो स्कूली शिक्षा या फिर जो उच्च शिक्षा उसमें सुधार हो। कई सारे वर्षों से इसको मांग किया जाता था, डिमांड में था ये। अब इसका प्रारूपण तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, विशेषज्ञ समितियां और ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर नई नीति तैयार हुई। अब क्या होगा, जो विशेषज्ञ समिति है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, उसके आधार पर नई नीति तैयार की जाएगी, प्रारूपण इसका किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो अनुमोदन होगा। अनुमोदन का मतलब क्या कि समर्थन चाहिए सरकार से। तो फिर अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में इसे स्वीकृति दे दी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में स्वीकृति दे दी। अब इसका कार्यान्वयन हो गया, इसको लागू कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर इसे लागू कर रहे हैं। अब इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, कई सारी जगहों पर अगर लागू नहीं हुआ है तो वो लोग लागू धीरे धीरे कर रहे हैं। मूल्यांकन व संशोधन, मूल्यांकन इसका किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। धीरे धीरे राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, आप जो 22-26 वाले सेशन आप लोग जो स्टूडेंट है, ठीक है, आप पहले देखेंगे जो सेमेस्टर 6 में थे वहां पर आप देखेंगे CC1 CC2 इस तरह से आपको BSc1 AC इस तरह से बहुत सारे सिलेबस दिए जा रहे थे, बहुत सारे कोर्स थे। तो उसको हटा करके अभी देखिए मेजर 4 कर दे रहा, मेजर पेपर बढ़ा दिया गया। अब डायरेक्ट माइनर पेपर हो गया, पहले IRC था। तो इस तरह से जो पहले था उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, तो सुधार किया जा रहा है। इस चीज को आप यहाँ से समझ सकते हैं, 22 सेशन वाले स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं मनरेगा का। मनरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये गारंटी एक्ट था कि सभी जो ग्राम के लोग हैं उसको 100 दिन का, मतलब 100 दिन का रोजगार गांव में मिलेगा। इसके लिए मनरेगा लाया गया था। समस्या की पहचान हुई कि ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी की समस्या, ये सबसे पहले समस्या पता चला कि ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी की समस्या। एजेंडा सेटिंग हुआ, संसद और राजनीतिक दलों में इस विषय पर जोरदार बहस हुई। ठीक है, इस पर बहस हुआ, प्रारूपण तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार हुआ,
विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर योजना का प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, इसका प्रारूप तैयार किया गया, अनुमोदन समर्थन पाया गया, संसद ने इसे पारित किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। संसद ने इसे पारित किया और राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति मिल गई, कार्यान्वयन हुआ, इसको लागू कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों ने इसे लागू किया। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय और जो राज्य सरकार है इसने उसको लागू कर दिया, मनरेगा को लागू कर दिया। तो इस तरह से 2 उदाहरण आप जरूर लिख दें। मूल्यांकन को समझ लीजिए। मूल्यांकन में कहा जा रहा है कि जो CAG है और जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं ने इसके प्रभाव का आकलन किया, तो इसका मूल्यांकन भी हो गया। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को समझ सकते हैं। तो इस तरह से 2 उदाहरण आप जरूर दे दें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कम से कम 2 उदाहरण भी साथ में जरूर लिख दें। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है, निष्कर्ष को आप 2-3 लाइन में खुद से लिखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से लिखिए, जो आपको मन में आता है, जो दिमाग में आ रहा है उसी चीज को आप लोग लिख दीजिए 2-3 लाइन में। हम यहाँ पर समझाने के लिए कभी कभी लंबा लिख देते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक, जटिल और बहुआयामी है। इसमें समस्या की पहचान से लेकर नीति के संशोधन तक कई चरण शामिल होते हैं। जनता की अपेक्षाएं, संसदीय बहस, हित समूहों का दबाव, न्यायपालिका की व्याख्या और मीडिया की भूमिका सभी मिलकर इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में लोक नीति निर्माण केवल सरकारी कार्य नहीं, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच सतत संवाद की प्रक्रिया है, जो राष्ट्र के विकास और लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। चाहे तो 2-3 लाइन में सीधा सीधा लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम बार बार हर वीडियो में ये बात बोल रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। और एक और बात आप लोग को बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। याद दिलाने के लिए आपको फिर से बता दें कि अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आप लोग चाहे तो मात्र 29 रुपये महीने में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर वहां पर आप लोग 30 स्टूडेंट हो जाते हैं तो वहां पर हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का वीडियो डालना शुरू करेंगे। ठीक है, मात्र 30 स्टूडेंट आप लोग हो जाइए तो वहां पर हम लगातार जो है वीडियो डालते रहेंगे, ऑडियो वीडियो वहां पर दोनों रहेगा। मात्र 29 रुपये आपका महीने का लगने वाला है। ये कोई पैसा है नहीं, ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। 1 रुपये से भी आपका कम लग रहा है तो आप लोग जाकर के चैनल का मेंबरशिप जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।